हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से अब एक नया टॉपिक क्लास 11 से फिर से। तो दोस्तों आज हमारा पार्ट रहेगा पार्ट 6। चैप्टर वही है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर रहने वाला है। दोस्तों चैप्टर का नाम वही चल रहा है, 4th चैप्टर। तो दोस्तों इसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही मस्त चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम कंटिन्यू आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों छोटी सी बात है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और इसके कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयोनिक माइंड में आते ही, आयोनिक वर्ड माइंड में आते ही समझ जाना चाहिए आयंस के बीच में बन रहा है। जो किसके आयंस के बीच में बनता है, तो हम कहते हैं कि जो बॉन्ड दो डिफरेंट आयन के बीच में बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। लिखेंगे दोस्तों पहले इसकी डेफिनेशन की, दोज बॉन्ड which is formed between anion and cation, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। या फिर दूसरी लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं, और दोज बॉन्ड which is formed by the losing or gaining of electron or gaining of electronic species, electronic species, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम कहें तो Na+ और Cl-, ये इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके बनता है और ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करके बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, तो लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब दोनों डिफरेंट चार्ज हो जाएंगे तो दोस्तों इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है इनके अपोजिट चार्ज होने की वजह से। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा तो, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दोस्तों क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। एक्चुअली बॉन्ड क्या है? एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो दो एटमों के बीच में होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के दो एटमों के बीच में होता है, उसको आपस में जोड़े रखता है, वही तो बॉन्ड है। उसी हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो हम ये लिखेंगे सिंपल सी ऊपर वाली डेफिनेशन, सबसे ईजी है कि जो बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एनायन और कैटायंस के बीच में। That bond is known as the ionic bond। तो दोस्तों ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चाहो तो दोस्तों आप यहाँ पर ले भी सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, ऊपर वाले पार्ट का, नीचे का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम इस पर पहले ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड। कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं? बात ये आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात कहें तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है दोस्तों? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं दोस्तों, इंथैल्पी भी कह सकते हैं, ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। जैसे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज में लाई जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और हमने पढ़ा भी है कि अगर क्या होगा, ये कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ओके, तो इसको रिमूव करने के लिए काफ़ी अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होगी। एटम अगर बड़ा होगा तो क्या होगा? हमने कहा जब बड़ा एटम होगा तो इसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये समझ के चलना है, यही कॉन्सेप्ट है।
क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और जितना जल्दी रिमूव हो जाएगा, देखिए अब हम ये भी कहते हैं कि एक ये और एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसे लिखेंगे इस वाले की E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये E5। ये एनर्जी हमने लिख दी। तो सबसे कम एनर्जी किसके लिए चाहिए? E5 के लिए चाहिए। तो हम कहेंगे सबसे कम एनर्जी E5 के लिए चाहिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए? E1 के चाहिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब जितनी कम एनर्जी होगी वो आसानी से उतनी जल्दी क्या हो जाएगा? रिमूव। हमने ये कहा कि जितना एटम बड़ा होता चला जाता है रिएक्टिविटी उतनी बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की टेंडेंसी उतनी बढ़ती चली जाती है, ये बात ध्यान रखिए। तो इसी बेसिस पर हम ये आंसर लिखेंगे कि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो क्या होगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा क्या बना लेगा? पॉजिटिव आयन बना लेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी इसको लिखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो बात करेंगे दोस्तों इसके आगे कॉन्सेप्ट की। लिखेंगे क्या? lesser the ionization energy lesser the ionization energy is to remove the electron, is है दोस्तों, is आसानी हो जाती है, is to remove the electron from the outermost shell and form cation which increase the tendency for the formation of ionic bond। देखिए दोस्तों ये क्या हो गई, जितना बड़ा एटम उतनी कम एनर्जी की जरूरत होगी। तो हमने कहा एनर्जी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और रिमूव होके क्या बनाएगा? कैटायन। जब कैटायन बनेगा तो जो किसकी टेंडेंसी को बढ़ा देता है? आयोनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन, ये दोस्तों टॉपिक्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, तो उसमें कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों को गेन नहीं कर पाएगा, ज़्यादा होगी तो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। तो क्या कहें? हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is to form the anion by accepting the electron, by gaining the electron and which increase, लिख देते हैं दोस्तों, which increase the formation of ionic bond। चलिए दोस्तों ये दूसरा वाला हो गया। देखिए दोस्तों अगर एटम क्या है, अगर हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो उतनी जल्दी क्या बना लेगा? एनायन बना लेगा। और एनायन अगर बन गया, कैटायन पहले था, एनायन बन गया, तो जल्दी से जुड़ के क्या बना लेंगे? वो आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। एक बात और करते हैं दोस्तों, एक आती है दोस्तों लैटिस एंथैल्पी। अब देखिए लैटिस एंथैल्पी क्या है? लैटिस एंथैल्पी अगर कम होगी तो एटम्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग रहेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतनी जल्दी वो क्या करे रहेंगे? उनको पकड़े रहेंगे। तो लिखेंगे क्या? हायर द लैटिस एंथैल्पी, LE लिख देता हूँ दोस्तों, LE लैटिस एंथैल्पी हायर is the formation of ionic
आयोनिक बॉन्ड, एक एक चीज़ समझ के चल रहा है दोस्तों, मैं सारा एक एक चीज़ लेन से लेके जा रहा हूँ इस चैप्टर की हर एक चीज़ को। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, मजबूत रहेगा बॉन्ड, मतलब लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो समझो बॉन्डिंग क्या है, बहुत मजबूत है। अगर आज थोड़ी होती तो बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं होती। तो हमने कहा गया लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो उसके फॉर्मेशन किसको, आयोनिक बॉन्ड के बनाने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो पुराने हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, अभी लैटिस एंथैल्पी की बात आई थी तो लैटिस एंथैल्पी अभी करेंगे, पहले एक छोटे सा पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है? तो वैलेंसी से रिलेटेड है ये। कैसे कि हमने कहा गया कि कोई भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सुनिए सबसे पहला पॉइंट यही है, पहली बात बताता है ये रिएक्टिविटी को बताता है, क्योंकि वैलेंसी क्या होगी, जित कम होगी, हमने कहा 1 2 जैसे वैलेंसी बढ़ती जाती है क्या होती जाती है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। वैलेंसी जितनी कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हमने कहा गया कि वैलेंसी किससे डिसाइड होती है, ये होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड। किसी के एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या डिसाइड करेंगे, वैलेंसी। और वैलेंसी ही डिसाइड क्या करती है, रिएक्टिविटी करती है। तो समझ के चलिए पहली बात क्या करेगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल are responsible for the किसके लिए, for the reactivity of atom, for the reactivity of an atom। किसी भी एटम की रिएक्टिविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होंगे। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और वैलेंस शेल कम होंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कम होंगे, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो उसकी कहीं ना कहीं उस एटम की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर। तो ये किससे रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के पॉइंट है ये। दूसरी बात क्या कहा गया है दोस्तों कि एटम्स कंबाइंड टू ईच अदर to achieve the stable electronic configuration either octet or duplet। दोस्तों एक एक चीज नोट्स बना के रखिएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को दूसरी जगह नहीं मिलेंगे ऐसी नोट्स, तो इसलिए बना के रखिएगा। कोई इतना बताता है दोस्तों, बहुत सारे चैनल्स है जहां पर बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं करते हैं, बट दोस्तों आप लोग वहां से नोट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ से एक एक लाइन लेके जाता हूँ ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें और उसको सेफ रखें ताकि उसको थोड़े बहुत फ्यूचर में हेल्प करें। तो दोस्तों क्या है कि कोई भी एटम की रिएक्टिविटी के लिए पहली बात है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी बात ये बताया गया कि दो एटम जब आपस में मिलते हैं, क्यों मिलेंगे, रीज़न क्या है, क्योंकि स्टेबल होना है। दो एटम्स आपस में जो मिलते हैं उनका एक ही रीज़न होता है, स्टेबल होना। और जब वो स्टेबल होते हैं तो हमने कहा गया या तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या फिर डुप्लेट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को दोनों क्लियर पॉइंट हो गए होंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के, ठीक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। अभी कहा था लैटिस एंथैल्पी के बारे में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और इसको जब भी फ्री हो आप इसको अपने नोट्स बना के रखिएगा। चलिए
बात करेंगे हम लैटिस एंथैल्पी के बारे में। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी, हमने कहा गया NaCl है, कोई आयोनिक कंपाउंड है। अब इस आयोनिक कंपाउंड को हमें क्या करना है? तोड़ना है, इनके एटम्स में तोड़ना है। हमने कहा NaCl को अगर हम तोड़ते हैं तो Na बना लेता है और प्लस Cl2 बना लेता है। ये गैसियस एटम्स बन जाते हैं। और ये गैसियस एटम कब बनेंगे? जब इनके बीच में जो Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड था, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या होता है? ये ब्रेक होगा, तभी ये सोडियम और क्लोरीन बनेंगे। समझ आया? हाँ। और एक अमाउंट में, जो अमाउंट में, जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वही दोस्तों क्या कहलाती है? हमारी लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। और लैटिस एंथैल्पी का जिक्र जो करेंगे वो सिर्फ हम किस में करेंगे? आयोनिक कंपाउंड में करते हैं। तो लिखेंगे अब इसकी डेफिनेशन। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy which is required to break the force of attraction, in the ionic compound and form isolated gaseous atoms, यही एंथैल्पी हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। हमने कहा गया कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है, मान लिया ये कोई स्ट्रक्चर है, किसका? सोडियम क्लोराइड का, NaCl का स्ट्रक्चर है। इसमें जो बॉन्डिंग है, अलग अलग जगह क्या है? बॉन्डिंग है। अब जब तक ये बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो क्या होगा? ये अपने Na में और Cl में अलग नहीं होगा, सोडियम और क्लोरीन में अलग नहीं होगा जब तक ये बॉन्डिंग टूटेंगे। तो इस बॉन्ड को, इस क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए, किसी भी आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, वही एनर्जी क्या कहलाती है दोस्तों? लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाएगी? लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और बात करेंगे इसके फैक्टर्स के बारे में। कौन से इसके फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, क्लास पसंद आ रही होगी। चलिए बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। चलिए लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है दोस्तों? कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला बात होता है दोस्तों साइज ऑफ आयंस। ओके, साइज ऑफ आयंस होता है पहले। क्या साइज ऑफ आयंस होगा? देखिए अब एक एक समझ के चलिए। लार्जर द साइज ऑफ आयन, लार्जर द साइज ऑफ एटम, दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। ओके, पहला होता है साइज ऑफ आयन और दूसरा होता है साइज ऑफ एटम। ओके, अगर आयन का साइज बढ़ेगा, माना Na+ था, एक है Mg2+, एक है Al3+, देखिए साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, आयंस का चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है। समझ के देखिए, चार्ज ऑफ आयंस, आयंस का चार्ज, यहाँ पे साइज ऑफ आयन में लिखा है और साइज यानी कि चार्ज लिख लेते हैं दोस्तों, चार्ज अच्छा रहेगा। चार्ज ऑफ आयंस, आयंस पे जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है। चलिए लिख देते हैं अब यहाँ पर कि हायर द चार्ज ऑन एटम, हायर द चार्ज ऑन आयंस, greater will be the force of attraction, greater will be the force of attraction। ठीक है जी, क्या होगा?
जितना ज़्यादा आयंस पर चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड large amount of energy and large amount of energy required large amount of energy is required to break the molecule, to break the compound, to break the lattice लिखेंगे, lattice अच्छा रहेगा दोस्तों, to break the lattice of the ionic compound. देखिए ज्यादा चार्ज होगा आयंस पर तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा ही क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, किसको, आयनिक कंपाउंड के लेटिस को तोड़ने के लिए। क्लियर हो गया होगा ना, चार्ज का, आयंस का चार्ज जितना ज्यादा है उतने ज्यादा अमाउंट में एनर्जी। साइज ऑफ की बात आती है, साइज ऑफ एटम, एटम का साइज पहले इतना था, अब एटम का साइज क्या हो गया, ये हो गया। बताइए इसके इंटरएक्सियल से दूरी, माना पहले तो एक ये था, इनसे बीच की दूरी पहले तो ये इतनी थी, अब ये इतनी हो गई, तो क्या हो गई, दूरी बढ़ गई है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाती है, और जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। लिखिए दोस्तों क्या, कि लार्जर द साइज कोमा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेज। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीजेज मतलब कि न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, इंक्रीजेज, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीजेज। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। अब इन दोनों के बीच का जब दूरी बढ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। मैंने बताया था अगर बाप के और बेटे के स्पेस दूरी हो जाए, एक मान लिया जाए, एक हम तुम्हारे अगर माना पेरेंट्स और पापा और बेटा एक ही फैमिली में रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। उस कंडीशन पे उसके हरकतें, उल्टी सीधी हरकतें नहीं जाएंगी। माना कुछ शहर में पहुंच जाए कुछ दूरी पर, जब दूरी बढ़ती है तो दोस्तों रिएक्टिविटी की रेट भी बढ़ जाती है। तो कहेंगे कि दोस्तों जब डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, उस पर जो डर था वो भी क्या हो गया, कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to break the lattice of the ionic compound। देखिए दोस्तों यही सिंपल सी चीज हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो कम अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होगी, तो कहेंगे लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहली बात, आयंस का चार्ज ज़्यादा तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा, डिस्टेंस अगर एटम का साइज बढ़ा तो लैटिस एंथैल्पी कम। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया है तो क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।